नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? ए. हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बी. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सी. इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, डी. अनुशीलन समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? ए. कॉर्नवालिस, बी. वेलेजली, सी. डलहौजी, डी. हार्डिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, वेलेजली। अगला प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तथा साम्राज्य के उदय से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख साम्राज्य उभरकर सामने आए? 1. सातवाहन वंश, 2. हर्ष वंश, 3. कुषाण वंश। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, बी. भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सी. खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, डी. होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इस प्रश्न का उत्तर था विकल्प ए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? ए. मिर्जा गालिब, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. रघुपति सहाय फिराक, डी. साहिर लुधियानवी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न था, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वन केवल पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक ही सीमित है। 2. इन वनों में महोगनी और आवनूस की प्रजातियां पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं अथवा हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए. विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बी. 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र कहा जाता है, सी. केवल ध्रुवीय क्षेत्र के निकट वायुदाब कम होता है, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम होता है, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. कर्नाटक, डी. झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? ए. चीन, बी. ब्राजील, सी. नॉर्वे, डी. नाइजीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न था, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? ए. वाराणसी, बी. पटना, सी. इलाहाबाद, डी. कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी, कानपुर। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 239 संबंधित है? ए. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से, बी. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से, सी. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। अगला प्रश्न था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है। 2. कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए त्रिपुरा से, बी मिजोरम से, सी सिक्किम से, डी नागालैंड से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए मिजोरम से। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, डी काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी अस्पृश्यता उन्मूलन। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी हैं? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी समाज कल्याण मंत्री, डी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए आयकर अप्रत्यक्ष कर, बी सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, सी उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत, डी मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए। अगला प्रश्न था, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ए पटना में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए पटना में। अगला प्रश्न था, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ए माल्टेज द्वारा, बी जाइमेज द्वारा, सी इन्वर्टेज द्वारा, डी डायस्टेज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी जाइमेज द्वारा। अगला प्रश्न था, मधुसूदनी अंतस्राव हार्मोन एक ए ग्लाइकोलिपिड है, बी वसीय अम्ल है, सी पेप्टाइड है, डी स्टेरॉल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी पेप्टाइड है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ए अल्फा किरण, बी अल्फा कण, सी बीटा कण, डी गामा किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी बीटा कण। अगला प्रश्न था, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं? ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, सी अमीनो अम्ल, डी कार्बनिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न था, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? ए नतोदर दर्पण, बी उन्नतोदर दर्पण, सी सादा दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नतोदर दर्पण। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ए उसका घनत्व पानी का घनत्व से अधिक होता है, बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? ए कोबोल, बी पास्कल, सी बेसिक, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। 1 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 भूस्तरीय ओजोन। उपरोक्त में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल 3।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक वे हैं जो स्रोतों से सीधे हवा में उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीयक वायु प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि प्राथमिक वायु प्रदूषकों के वायुमंडल में प्रतिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। कूट में दिए गए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं, जबकि भूस्तरीय ओजोन द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। इसलिए विकल्प बी यानी कथन 3 सही है। आज के सेशन का पहला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, यह क्षारीय ऑक्साइड है। बी, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। सी, यह शुष्क बर्फ बनाती है। डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसका उपभोग होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ भी बनाती है। वस्तुतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा पाकर ऊर्ध्वपर्तन की क्रिया से सीधे गैस में बदल जाती है, न कि तरल अवस्था में। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 2. जैव विविधता अधिनियम। 3. प्रोजेक्ट टाइगर। 4. प्रोजेक्ट हाथी। कूट है ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, सी 2 3 4 1, डी 2 3 1 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 3 4 2। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी 1 3 4 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? ए लौह और सिलिका, बी लौह और चांदी, सी लौह और एल्यूमीनियम, डी लौह ऑक्साइड और पोटेशियम। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिलिका और एल्यूमीनियम। ग्रेनाइट आभ्यंतरिक आग्नेयी चट्टान है जो भूपरत की ऊपरी परत में पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टान में एल्यूमीनियम एवं सिलिका प्रमुख घटक हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट एक बीमारी है। ए धान का, बी सरसों का, सी चने का, डी गेहूं का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गेहूं का। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान वर्ष 1931 में की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नुबा जनजाति निवास करते हैं। ए सूडान में, बी पराग्वे में, सी चीन में, डी बोलीविया में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूडान में। नुबा जनजाति का निवास स्थान सूडान है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के सदस्य थे, डी कांग्रेस के महासचिव थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्य पर शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ए कैप्टन नेक फेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी कर्नल व्हाइट, डी मेजर बरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मेजर बरो। 1855 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और डाकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में
एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था, इसलिए विकल्प डी सही है। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए चिश्तिया, बी नक्शबंदिया, सी कदरिया, डी सुहरावार्दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नक्शबंदिया। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। यह सिलसिला समा या संगीत के विरुद्ध था, इसलिए विकल्प बी सही है। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? ए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड से, सी चंपारण सत्याग्रह से, डी मार्ले मिंटो सुधार के प्रस्ताव से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री मोंटेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधारों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और संतोषजनक बदलाकर प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? 1 पाटलिपुत्र, 2 तक्षशिला, 3 उज्जैनी, 4 अंग, 5 काशी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, यानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। आइए इसकी व्याख्या। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य विधायिका द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 2 किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पदच्युति का आदेश तभी दे सकता है यदि संसद द्वारा ऐसे निष्कासन का प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। निष्कासन के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी तरीके और वही आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जो व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति के लिए हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक से दूसरे या अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरण पर वह अपने वेतन के साथ क्षतिपूर्ति भत्ता, जो कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के लिए अधिकृत है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी
राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, डी 9वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? ए आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, डी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति में निम्नलिखित प्रमुख विषय आते हैं: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों के परिवर्तन, संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय को अधिक न्याय क्षेत्राधिकार सौंपना, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का: ए लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी प्रधानमंत्री के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, इसलिए विकल्प डी सही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, ख संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक पर प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें, और ग किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ए स्वायत्तता, बी लोक सहभागिता, सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, डी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास नहीं जगाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? ए अंकटाड, बी नीति आयोग, सी विश्व आर्थिक फोरम, डी विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अंकटाड। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 अंकटाड द्वारा सितंबर 2019 में जारी किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत WTO का सदस्य बना वर्ष ए 1995 में, बी 1996 में, सी 1997 में, डी 1999 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1995 में। भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, इसकी स्थापना वर्ष 1995 से ही है, इसलिए विकल्प ए सही है। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 तथा 23 देश पर्यवेक्षक हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख नगोंजी ओकोंजी इवेला हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा, सी सामाजिक असमानता, डी प्रति व्यक्ति आय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सामाजिक असमानता।
मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्यम तथा जीवन स्तर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सामाजिक असमानता इनमें शामिल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वही रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोलाकार। अतिसूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। ए कुकी, बी बुकमार्क, सी ब्लॉग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बुकमार्क। इंटरनेट ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क किसी वेब पेज के पते को सहेजने की एक विधि है। किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के बाद उसे शीघ्रता से बार बार खोला जा सकता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, बी उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सी ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, डी वे सूर्य से उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, बी यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सी यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, डी इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक द्विपोषदीय जीव जंतु हैं जिनका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर हैं। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का गलनांक सबसे उच्च होता है? ए बोरॉन, बी आयरन, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बोरॉन। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम 933 केल्विन, सिलिकॉन 1693 केल्विन तथा आयरन का गलनांक 1808 केल्विन है। अतः बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च है, इसलिए विकल्प ए यानी बोरॉन सही है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या हैं? 1. वन जीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है। 2. राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य अलग अलग कानून द्वारा सृजित किए जाते हैं। कूट है ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।